नमस्कार। बुक शेल्फ में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ में जो किताब है वो है जाने माने कवि मदन कश्यप की। ये जो ताज़ा किताब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, बस चांद रोएगा, राजकमल प्रकाशन ने इसे छापा है। इसमें मदन जी की 50 से ज़्यादा ताज़ा कविताएं हैं। ताज़ा कविताएं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024 तक की कविताएं हैं इसमें, और ख़ास तौर से कोरोना काल में जो बहुत सारी कविताएं मदन जी ने लिखी, उसकी कुछ आपको इसमें झलक मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी जो कविताएं इस दौरान उन्होंने पिछले 4-5 सालों में लिखी हैं, इस संग्रह में आपको मिल जाएगा। इस किताब पर और अपनी कविताओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदन कश्यप जी। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपका जो नया संग्रह आया काफ़ी समय के बाद ये देख करके। इसके पहले भी आपके ढेर सारे करीब 10 संग्रह तो आ ही चुके हैं। मुख्य रूप से 7 हैं, लेकिन वो जो कुछ संग्रह ऐसे होते हैं ना, मतलब चैन वाले, तो वो सब मिला के 10 हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी सबसे जो चर्चित आपका जो पंसोखा इंद्रधनुष, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला था, उसकी काफ़ी चर्चा रही थी और उसकी कई कविताओं पर आपसे बातचीत भी हमने पहले की थी। लेकिन ये जो नया संग्रह है आपका, इसमें जो कविताएं हैं उसके बारे, अभी तो मैं इसको बहुत कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ इसमें से, लेकिन धीरे धीरे इसकी कविताएं मैं पढ़ूंगा। लेकिन जो कुछ भी है, जैसे कलंक एक कविता है, हज़ारों साल पुराना था हमारा धर्म, 33 करोड़ भले ही केवल अवधारणा में हों, इस तरह की कविताएं हैं। ईश्वर की मान्यताओं पर है। कोरोना में 65 पार के जो लोग थे उनकी क्या दशा थी, उस पर आपने बड़ी गंभीरता से लिखा है। तो इस संग्रह में आपके लिहाज से जो कविताएं हैं वो किन किन मुद्दों पर और किन किन चीज़ों पर केंद्रित हैं? इसमें है क्या कि मेरे पुराने संग्रहों पर आप बात करेंगे जी, तो समय को समझने की कोशिश और उसको और सरल भाषा में कहे तो राजनीतिक चेतना महत्वपूर्ण है, वो रही है। और 2 तरह की कविताएं ज़्यादा रही है ना, वो प्रेम और प्रतिरोध दोनों ही रहा है। मतलब प्रतिरोध समय राजनीति भी और प्रेम की कविताएं। पंसोखा में वही है, पंसोखा इंद्रधनुष तक में। जी। इसमें पहली बार कुछ व्यक्तिगत भी, कुछ निराशा भी है, जीवन की कुछ निराशाएं जो कोरोना से पैदा हुई और मेरे परिवार की घटनाओं से जो पैदा, तो कुछ अवसाद और निराशा की कविताएं भी इसमें हैं। और निश्चित रूप से राजनीतिक चेतना रहेगी ही, उन कविताओं में भी रहती, वो है ही। प्रेम की कविताएं भी हैं, लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन इसमें प्रेम के को लेकर, स्पर्शहीनता को लेकर, कोरोना में सबसे संकट ये था किसी को छूना नहीं है। वो सोचिए, प्रेम पर इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे छू नहीं सकते। तो ये भी था, तो उस संकट को लेकर भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कविता है। और थोड़ा सा नया है, मैंने उस तरह से ध्यान नहीं दिया, जो लिखता था लिखा और संग्रह जैसे तैसे बन गया। लेकिन बाद के में लोगों ने कहा कि भाई आपकी कि इसमें आपके इस संग्रह में अवसाद बहुत है, और इतना अवसाद हिंदी में इधर के 30-40 वर्षों किसी संग्रह में नहीं। तो होगा, जब लोग कह रहे हैं तो होगा। मुझे उतना नहीं समझ में आता। लेकिन मूलतः मदन कश्यप का नाम जब भी लिया जाता है हिंदी साहित्य में, एक उम्मीदों के कवि के तौर पे लिया जाता है। और एक जाहिर सी बात है, अभी आपने चर्चा की प्रतिरोध की कविता, प्रतिरोध की कविताएं आपने बहुत लिखी हैं। प्रेम आपकी कविताओं में झलकता है, संवेदनाएं तो हैं ही, जाहिर सी बात है, रिश्तों का सच भी है, समाज का आईना भी है। कई मामलों में, कई मुद्दों पर आपने कविताएं लिखी। राजनीतिक कविताएं आपकी खासी चर्चित रही हैं इस बीच में। लेकिन उन कविताओं के बीच बस चांद रोएगा, इसका शीर्षक ही कई बार बहुत अवसाद से भरा हुआ लगता है कि चांद क्यों रोएगा। हाँ, वो तो है, शीर्षक में है भी वो। बस चांद रोएगा, मेरे मरने के बाद और कोई न रोए, बस चांद रोएगा। अब ये जो अकेलेपन का, मतलब मृत्यु की अवसाद ही नहीं है, इस मृत्यु से भी ज़्यादा कठिन चीज़ है इसमें अकेलापन, कि आपके बाद, मतलब आप किसी और रोने वाले पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, चांद पर विश्वास कर रहे हैं। तो एक इसके भीतर सिर्फ विडंबना नहीं है, गहरी वेदना भी है।
और वेदना जब विडंबना में बदल जाए ना, वेदना के कारण भी एक विडंबना बदले तो वो अलग किस्म की स्थिति बनती है, त्रासदी स्थिति बनती है जो इन कविताओं में है। और राजनीतिक कविताएं भी हैं, बीच बीच में तो लिखा था हमने, अब इसमें तब भी बचा रहेगा यह देश, ये भी राजनीतिक कविताएं ही हैं, क्योंकि कोरोना में भी तो राजनीति चल ही रही थी ना। हाँ, दिग्भ्रमित करने तक की राजनीति चल रही थी, तो राजनीति से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? हाँ, लेकिन इसमें भी कुछ राजनीतिक कविताएं जैसे मेरी नज़र से गुजरी चालाक हत्यारा। सबसे क्रूर हत्यारा सबसे चालाक भी होता है, वह एक कंधे पर गांधी और दूसरे पर गोडसे को ढोता है। कभी गोडसे को गांधी तो कभी गांधी को गोडसे जैसा बताता है। इस तरह इतिहास के विरुद्ध अपना इतिहास बनाता है। जाहिर सी बात है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक कविता है। तो लेकिन अवसाद की जहाँ तक आपने बात की, ये सारी घटनाओं के बाद भी मुझे लगता है कि जो लोग भी इनको पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई उम्मीद तो होगी ना। निश्चित रूप से सकारात्मकता रहती है। मैं तो उम्मीद को हमेशा साथ लेकर चलता हूँ। जब तक जीवन है तो जीवन के प्रति, बेहतरी के प्रति उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए है। लेकिन बावजूद उसके कभी कभी निराशा आती है जीवन में, जो हमें बहुत दूर तक करती है। तो एक खास तरह का फेज है जो अभी हमारा रहा, पिछले 2-3 वर्षों का, 5-6 वर्षों की कविताएं हैं इसमें। तो पहले वाली जो है कविताएं वो तो पॉलिटिकल है ही, लेकिन 2-3 वर्षों में जो खास रहा तो वो भी है। तो ये मिला जुला रूप है इस संग्रह का। और लेकिन जैसे निजी जीवन से जुड़ी कविताएं बहुत सारे कवियों ने लिखी हैं जो मैं पर केंद्रित होती हैं। बहुत सारी कविताएं ऐसे लिखी जाती हैं जो कहीं ना कहीं उनके जीवन से, उनके जीवन की जो त्रासदियां हैं उनसे निकलती हैं। आपके साथ भी पिछले कुछ वर्षों में जो स्थिति रही, चाहे वो आपके पारिवारिक स्थिति रही या फिर आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कई चीज़ें जुड़ी नहीं। स्वास्थ्य भी उसी से जुड़ा था, तो बिटिया का जाना ही था। हाँ, तो उससे जुड़ी हुई भी कुछ कविताएं इसमें ज़रूर हैं। और लेकिन एक कवि के तौर पर मैं ये आपसे जानना चाहता था कि एक कवि के तौर पर जो एक व्यापक दृष्टि होती है, जाहिर सी बात है हर कविता का अपना एक स्वरूप है, अपना एक चिंतन है, और उसको एक जनरलाइज करके हम नहीं देख सकते किसी भी कविता को। और लेकिन ये संग्रह निकालते हुए, इस संग्रह की योजना बनाते हुए या इसकी कविताओं को इकट्ठा करते हुए आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि मुझे इस तरह की एक कविताओं का एक संग्रह नहीं? जैसे देखिए, ये है कि ये समय मेरे निजी, देखिए सवाल ये है कि कवि का सच तभी महत्वपूर्ण है जब वो समय के सच से जुड़ जाए, नहीं तो वो इतना निजी होगा उसका कोई मतलब नहीं होता है। और वो और महत्वपूर्ण तब है जब वो हमारे इतिहास और हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति के किसी बड़े सच से जुड़ जाए। ये 3 सच जब एक साथ होते हैं, मिथक का सच, अगर मिथक का प्रयोग हुआ है तो, और न भी हुआ है तो इतिहास का सच, समय का सच और व्यक्ति का सच, तो तीनों सच जुड़। तो इसमें क्या है कि कम से कम 3 में 2 सच ऐसे थे जो दोनों में त्रासदी थी। कोरोना का समय जी, कोरोना का समय, उसकी एक बड़ी त्रासदी तमाम जगह थी। और फिर कोरोना की त्रासदी का प्रभाव तो सब पर था, घरों में बंद रहने से लेकर तमाम चीज़ों को था। और उसके अलावा फिर मौतें शुरू हो जाती है, बहुत लोगों का स्वजनों का खोना भी होता है। और उसमें सबसे त्रासद था जो मेरी बिटिया का, जो अप्रत्याशित नहीं था जी, उसकी बीमारी ऐसी थी, लेकिन फिर भी मृत्यु तो मृत्यु है अपना होता। तो ये सारे सच, मतलब व्यक्ति के सच समय के सच से जुड़ गया, और उससे जो चीज़ें बनी उसमें त्रासदी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसमें दूसरे पक्ष भी हैं, कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जो हमने वर्षों पहले चाहा और नहीं लिख पाए। और कोरोना के में जो बदली हुई मनस्थिति थी, जो कोरोना के समय जो तरह तरह के प्रतिबंध जीवन में थे, तो उससे विचारों में जो एक उथल पुथल और बदलाव आ रहा था, उसके बाद हम उसको रच पाए। जिसमें एक कविता है कौआ डोल। तो आप तो रहने वाले हैं उधर के ना, तो आपको पता होगा कि बराबर की पहाड़ी के पास जो वो है अशोक वाला, जिसको वहाँ की भाषा में सतघरवा कहते हैं, लेकिन वो गुफाएं हैं ना, जी जी,
कभी गए हैं उधर कि नहीं आप? नहीं, मैं तो नहीं गया। लेकिन है आपके घर के इलाके में, फिर भी अच्छा, नहीं है। अच्छा। तो उसके पास उस पर एक चीज़ है, नहीं गए हैं तो देखा होता है कि उस पहाड़ी में श्रृंखला में जाने के पहले हरियाली में ऐसे आपके इलाके में है ना, कहीं कहीं गया तक में है कि खेत उत में एक छोटी सी पहाड़ी, नंगी पहाड़ी पहले की बची हुई है जो उसमें दिखाई देती। तो उस 3 पहाड़ियाँ, एक पहाड़ी ऐसी है जिसके ऊपर एक प्लेट जैसा बना हुआ है, वो बच गया है, और अब नीचे समूचा खंडहर हो चुका है, लेकिन है पत्थर का एक एरेंज है। उस पर कोई कौवा भी बैठ जाए तो वो डोल जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया कौवा डोल। लेकिन दूसरी तरफ 34 का भूकंप कितना त्रासद था, तब भी वो गिरा नहीं। उसका संतुलन ऐसा है कि डोलता तो है, गिरता नहीं है। मिट्टी और हरियाली के साथ साथ अपना गौरव खोती जा रही 3 पहाड़ियाँ, हाँ, ये है कौवा डोल। हाँ, कौवा डोल है। बराबर की ऐतिहासिक पर्वत श्रृंखला से छिटक कर खेतों में खड़ी हैं चुपचाप, जाने कितने युगों से अपने ढीले होते जा रहे पंजर को संभालती हुई। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है कि आपने उस पूरी स्थिति को पूरा आपने वो तो पढ़ गंभीरता दीजिए से, तो उसको देखिए कि कैसे नए अर्थ खुल जाते हैं उसमें। हाँ, इसमें इस बीच सभ्यता ही नहीं, भाषा तक बदलती चली गई। फिर भी धरती में डोले गए बीज से अंकुर का फूटना बदस्तूर जारी रहा। परिवर्तित होती हुई बोली बानी में बची रह गई प्राचीन लय की तरह फसलों में मौन संवाद करती ये पहाड़ियाँ उस आदिम संगीत में ढूंढती हैं अपना बचपन, और स्मृतियों में वज्र लेपित करती हैं चट्टानों को। बेशक मृत्युओं से वज्रलेपित करती है चट्टानों को, कि बचा रह सके जीवन। एक पहाड़ी के नुकीले शिखर पर अटकी हुई है वह विशाल चट्टान। जाने कितनी देर से खड़ा है एक मुसाफिर, माथे पर बड़ी सी पोटली उठाए उस यात्रा के लिए जो शुरू ही नहीं हो पाई है। संतुलन इसका कुछ ऐसा है कि कौवे के बैठने से भी डोलने लगता है। दूसरी तरफ बड़े से बड़ा आंधी तूफान, क्या 1934 का भूकंप भी इसे डिगा नहीं सका। जाहिर सी बात है ये मतलब इसको आपने जिस तरह से उस वक्त से लेकर के अब तक और जोड़ा वो फिर है। देखिए कि वो बना, मतलब ये बात जो है, इस देखा तो था मैंने पहले इसको 2007-8 में, लेकिन ये लॉकडाउन के समय में, और ये 2020 में आपने लिखी हाँ, कविता। लिखी 20 में, जब वो आपदा के समय में एक इसी से सिसिफर पर भी सिसिफर। हाँ, ये मैं अभी आपके पास से उसी के बारे में बात करना चाह रहा था कि बहुत लोगों को सिसिफस के बारे में नहीं पता कि ये सिसिफस क्या है। आपने पूरा एक खंड सिसिफस पे लिखा है, 7 कविताएं हैं। हाँ, तो ये क्या है सिसिफस? एक यूनानी मिथक का एक कैरेक्टर है जो अभिशप्त था जी, और अभिशाप उसको था, ये दिया गया था कि तुम एक चट्टान की, इस चट्टान को तुम वो पहाड़ के शीर्ष पर चढ़ाना है तुमको। अब रोज कब शुरू करता था, चट्टान को धीरे धीरे ठेल के पहाड़ के ऊपर ले जाता था, और शाम पहुंचाता था, फिर शाम में लौट के आता था, सुबह जब जाता था तो फिर वो चट्टान वहीं का वहीं गिर के नीचे फिर वो रोज ले जाता। तो ये जो अभिशाप है जी, रोज का है, ये इसमें बहुत सारी बातें, इस पर बहुत लिखा गया है दुनिया। लेकिन मैंने सोचा क्या कि मुझे लगा कि मैं पहले इस चरित्र ने प्रभावित किया, तो मैं लगा मैं लिखूंगा नहीं। मैं इतनी कविताएं दुनिया की विभिन्न भाषाओं में लिखी गई है, इतना बड़ा हाँ, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है। किसी ने सूरज का प्रतीक माना है, किसी ने किसी का अग्नि का, तरह तरह के उसके मतलब प्रतीकवाद में भी वो फंसा के लिखा गया है सब कुछ। तो मैं इस पर क्या लिखूंगा, मैं अदना सा आदमी हूँ, मैं क्या लिखूँ। लेकिन लॉकडाउन वाले समय में ये कविता लिखी, लॉकडाउन वाले समय में फिर मुझे आया, और फिर मैंने कहा कि इसको कोई किसी प्रतीक में बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसका कोई नया बिंब रचने की जरूरत नहीं। ये जो यथार्थ है इसका इतना संप्रेषणीय है, यह जो है कि इसको अपने आप सिर्फ इसको लिखा जाए अपनी तरह से, उसके दुख को, मतलब हम कुछ नहीं समझ रहे, वो एक राजा था, अभिशप्त राजा कुछ नहीं है, मतलब एक आदमी था और वो उसको यह झेलने के लिए मजबूर था। तो उसका जो दुख है और उसकी जो करुणा है और उसकी जो असहायता है, और वह काम जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, फिर भी वो करते रहने की जो विवशता है, यही अपने आप में बड़ी चीज़ है। इसी को दिखा जाए
तो उसी को अपनी तरह से दर्ज किया हमने। इस कविता की, इस संग्रह की कुछ कविताएं हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए ज़रूर पढ़ें, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप के जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लिख रहे हैं उस बारे में थोड़ा। हाँ ठीक है, देखिए अभी तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने जो बहुत डांटा, जिसको मैंने कह दिया था कि ये मेरा 7वां संग्रह है, चाहे जितने आ जाएं वो लोग, पहली पुस्तिका को छोड़ के, पुस्तिका को जोड़ेंगे तो 8वां हो जाएगा, 7वां संग्रह है और ये अंतिम है शायद इसमें। तो अंतिम तो कुछ होता नहीं है और कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन कविताएं तो लिख ही पा रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैंने आधी अधूरी चीज़ें मेरी रह गई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पूरी नहीं हो पाएंगी, ये भी सच है। जैसे ये है कि 1987 में मैं पटना आ गया था और 88 में बीमार हुआ था। घर तो 2-3 दिन छुट्टी लेकर घर में रह गया था। तो बेटा मेरा छोटा बच्चा था, पढ़ना नहीं शुरू किया था, लेकिन उसको बड़ी इच्छा होती थी कहानी वहानी सुनने की। तो मैं उसको एक नराला की किताब है महाभारत, तो उसको पढ़ के सुना रहा था कथा। तो महाभारत के कुछ चरित्रों पर लिखने की इच्छा हुई उसी से। तो मैंने 7-8 कविताएं लिखी चरित्रों। फिर मुझे लगा कि जब एक पूरा संग्रह लिख जाएंगे तब ये कोई बात बनेगी। कुछ दिन रखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये कविताएं बहुत अच्छी नहीं है, चलो छोड़ो। तो एक पत्रिका में छपवा दिया ताकि सनद रहे, क्योंकि अभी मैं आपको कह रहा हूँ तो आप कोई कहे कि ये झूठ है, आपने लिखा होगा 2 साल पहले बोलना, तो कर दिया। लेकिन उसको आज तक शामिल नहीं किया, इस उम्मीद में कि शायद मैं इसको कर पाऊँगा। अब लगता है कि शायद ना कर पाऊँ, ये भी हो सकता है। और ऐसी कई श्रृंखलाएँ हैं। बिहार में हत्याकांड जब बहुत सारा चल रहा था जिस समय, अब मैं सरकारी नौकरी में था तो बहुत लिख नहीं सकता था, नौकरी छोड़ दी तो थोड़ा सा सेफ्टी वॉल्व खुल गया तो इधर उधर पोस्ट टिप्पणियाँ लिखने लगा, अखबारों में काफ़ी आप जानते ही हैं। तो उस समय तो कर नहीं सकता था वो सब। तो मैंने सोचा कि इस पर एक कविता लिखूंगा, शीर्षक भी बना लिया मैंने, तोता मैना संवाद वाली शैली में। उसका नाम भी रखा उत्तर तोता मैना संवाद। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही लिख पाया जो छपा उस समय, वो मथानी टोला हत्याकांड पर, और वो छप गया। और उसके बाद मैं उसको नहीं कर पाया, तो अब शायद वो भी ना कर पाऊँगा, ये है स्थिति। लेकिन एक प्रेम कविता की श्रृंखला मैंने शुरू की थी, नैना जोगन जो एक कैरेक्टर रही है हमारे उत्तर बिहार की, उसको लेकर। उसमें 5-6 कविताएं हैं, वो मुझे अभी भी पसंद है। किसी संग्रह में उसको नहीं लिया है मैंने, इसी उम्मीद से कि एक पूरा संग्रह, अगर लगता मुझे कि नहीं लिख पाऊंगा तो इसमें शामिल कर लेता। जैसे सिसिफस को कर लिया, 10 लिखा था, बाद में हमने काट के 7 बना दिया, 7 कर दिया। और लिखा तो यह सोच कर था कि 30-40 हो तो एक किताब हो जाएगी, हुआ नहीं तो अब हो गया। लेकिन उसको नहीं किया है तो उम्मीद करता हूँ कि उसको पूरा कर लूँगा। नहीं, वो तो पूरा होगा और हमें उम्मीद है कि वो जो महाभारत के कैरेक्टर्स पे आप लिखना चाहते थे वो भी पूरा होगा और वो हत्याकांड वाला भी पूरा होगा। वो शायद हो न पाए हो, लेकिन है। और कुछ नई तरह से कविताएं अब हमने शुरू की है लिखनी, जो थोड़ा संश्लिष्ट हो करके, थोड़ी सी मतलब संश्लिष्टता इस अर्थ में आ रही है कि कविता हमने लिखी जो इसमें है कि कम्युनिकेट भी हो जाती है ठीक से, और उसकी एक गहराई भी अलग से आती है। लोग कहते हैं कि ऐसा है, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता। तो अब इस बार ऐसा है कि नहीं, थोड़ी संश्लिष्ट भी हो, यानी जिसमें राजनीति बहुत सतह पर ना हो, प्रेम भी सतह पर, मतलब कुछ भी सतह पर ना हो, कुछ ऐसी चीज़, मतलब बहुत सिंबॉलिक लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ में बहुत सिंबॉल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगी, कम्युनिकेट फिर भी होगी, कम्युनिकेट होगी लेकिन शिप को बदल के। तो ये एक मतलब आगे के लिए सोचा नहीं है, 8-10 कविताएं लिखी है तब कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं अच्छी बात। लिखने के बाद ही कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये है, लेकिन वो कविताएं अभी तक जारी नहीं की है मैंने, उसको सोचा है कि अब कभी किसी पत्रिका को दे। चलिए अब हमारे दर्शकों के लिए जरा इस संग्रह से कुछ कविताएं। शुक्रिया। जरूर। तो पहले तो वही आपको जो आपने कहा अभी बातचीत में, और वही खुला भी खूब है। तो देखिए ये कविता है, कब की है, ये भी इसी बीच की है ना, 21 की कविता है। जो चीज़ें हो रही थी सब हमारे सामने थी। तब भी बचा रहेगा यह देश, एक दिन तुम नहीं रहोगे। और कोई भी नहीं रहेगा तो भाई जिसको कह रहे हैं उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं भी नहीं रहूँगा। लेकिन यह है, एक दिन तुम नहीं रहोगे तब भी बचा रहेगा यह देश, ख़त्म उसे भला क्या कर पाओगे,
ख़त्म उसे भला क्या कर पाओगे, ख़त्म तुम खुद हो जाओगे। कैसे मरोगे, कैसे मरोगे? दुश्मनों की फौज से घिरने के बाद आत्महत्या कर लोगे, या प्रतिद्वंदी की जेल में आखिरी सांस लोगे? जनता तुम्हें सड़कों पर दौड़ाएगी, अथवा किसी विमान दुर्घटना के बाद एक टूटे दांत से तुम्हें पहचाना जाएगा? पता नहीं। ये दुनिया के कुछ बड़े बड़े तानाशाहों का सांकेतिक रूप से हमने कहा है। कौन कैसे मरा याद कीजिए, हिटलर को याद कीजिए, मतलब मुसोलिनी को याद कीजिए, अब जियाउल हक तक दांत वाला से उसी को है। तो उसी को किया है। कैसे मरोगे? दुश्मनों की फौज से घिरने के बाद आत्महत्या कर लोगे, या प्रतिद्वंदी की जेल में आखिरी सांस लोगे? जनता तुम्हें सड़कों पर दौड़ाएगी, अथवा किसी विमान दुर्घटना के बाद एक टूटे दांत से तुम्हें पहचाना जाएगा? पता नहीं। पर हम तो तुम्हें बस तुम्हारे चहकते झूठ से पहचानेंगे। और हम तो तुम्हें बस तुम्हारे चहकते झूठ से पहचानेंगे। मैं तो समय के जले हुए मकान की भीतरी दीवार पर 10 साल बाद भी बची हुई कालिख में तुम्हारा चेहरा मैंने तो समय के जले हुए मकान की भीतरी दीवार पर 10 साल बाद भी बची हुई कालिख में तुम्हारा चेहरा देखा था। ये संदर्भ हमने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन गुलबर्गा सोसाइटी में वो मकान 10 साल बाद मैंने देखा था, 12 में जाकर, तो दिखा था वो। उस पर अलग से टिप्पणी है हमारे गद्य में, तो है मेरे लेखे वही तुम्हारा पहला और आखिरी चेहरा है, जो तुम्हारे मरने के बाद भी दिखता रहेगा। कोई नहीं मारेगा फिर भी तुम मर जाओगे, कोई नहीं मारेगा फिर भी तुम मर जाओगे, और अपूर्ण रह जाएगी देश को मार डालने की तुम्हारी दुष्कामना। अपूर्ण रह जाएगी देश को मार डालने की तुम्हारी दुष्कामना। बचा रहेगा यह देश तब भी, भले ही थोड़ा आहत, किंचित टूटा फूटा, कुछ कुछ हलकान और लहूलुहान, लेकिन थमेंगी नहीं उसकी सांसें, थमेंगी नहीं उसकी सांसें। एक दिन यह जयकारा बंद होगा, थालियां तालियां भी शांत हो जाएंगी, सम्मोहन टूटेगा, और ख़ुद को घायल करने वाले लोग लग जाएंगे वापस देश को बचाने में। किसान खेतों में लौटेंगे, फसलें लहलहाएंगी, विनिर्माण कारखानों में गूंजेगा मशीनों का संगीत। एक दिन यह तालियां बंद होंगी और किसान लौटेंगे। लौट भी गए किसान, लौटेंगे। रात होगी, इतना अंधेरा नहीं होगा। रात होगी, इतना अंधेरा नहीं होगा। दिन होगा, इतनी निराशा नहीं होगी। क्या बात। दिन होगा, इतनी निराशा नहीं होगी। धीरे धीरे पटरी पर लौटेगा देश। प्रतिहिंसा से मुक्त होकर परंपरा को पहचानेंगे लोग, और इतिहास के खलनायकों के गह्वर में एक पिंडी तुम्हारे नाम की भी बना देंगे। और इतिहास के खलनायकों के गह्वर में एक पिंडी तुम्हारे नाम की भी बना देंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। तुम नहीं रहोगे तब भी बचा रहेगा देश। बहुत अच्छी कविता, बहुत ही मौजू भी है। और उस दौरान जो कोरोना काल में जिस तरह से स्थितियां थीं, उसका भी आपने सांकेतिक तौर पर उसमें जिक्र किया ही है। और कोई कविता आप सुनाना चाहते हैं? तो एक और, हाँ, एक और सुना दें। एक आखिरी कविता सुना देते हैं। एक, हालांकि कोरोना को लेकर तो भी कई चीज़ें हैं। कोरोना में सबसे संकट स्पर्श का था, उसको लेकर भी कविताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा ये। एक कविता कोई सुना दीजिए। तो मैं इसको छोड़कर शीर्षक कविता पढ़ देता हूँ, बस चांद रोएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो सबसे ज़रूरी है। नहीं, शीर्षक जरूरी नहीं कि शीर्षक कविता सर्वश्रेष्ठ कविता हो, है भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन है भी नहीं वो। और वो निराशावाद वाली भी आपको एक अलग तरह का अकेलापन है जो देखिएगा। मेरे न रहने के बाद, मेरे न रहने पर बस चांद रोएगा, मेरे न रहने पर बस चांद रोएगा, और किसी के रोने की ज़रूरत नहीं है, और किसी के रोने की ज़रूरत भी नहीं। केवल वही जानता है मेरा अकेलापन, केवल वही जानता है मेरा अकेलापन।
उसके साथ ही तो की है सबसे ज़्यादा बातें, पर कुछ लिखा नहीं उस पर फिर भी, कुछ लिखा नहीं उस पर फिर भी। हम जिसे प्यार करते हैं बस प्यार करते हैं। इश्क की बदकही में दरअसल कोई भाषा नहीं होती, इसकी बदकही में दरअसल कोई भाषा नहीं होती। जलाना नहीं, मुझे आग से बहुत डर लगता है। दफनाना नहीं, मुझे दम घुटने से भी डर लगता है। इस देह को दे देना चिकित्सा विज्ञान के छात्रों को। कोमल किशोर अंगुलियां जब छुएंगी, उत्सुकता भरी आंखें जब निहारेंगी, मुझे अच्छा लगेगा, इतना अच्छा कि चाकुओं से काटे जाने का दर्द भूल जाऊंगा। इतना अच्छा, मेडिकल वाले यह महसूस करना कितना सुखद होगा, यह महसूस करना कितना सुखद होगा कि मरा हुआ शरीर जीवन का ज्ञान बढ़ाने के काम आ रहा है, कि मरा हुआ शरीर जीवन का ज्ञान बढ़ाने के काम आ रहा है। वो तो बच्चे सीखते हैं जीवन का ज्ञान से। मुर्दा घर में हर रात चुपके से आ जाएगी चांदनी, मेरे घावों को सहलाएगी, कई दिनों तक कई कोणों से मुझे काटा जाएगा। हर कटाई के बाद मेरे भीतर से निकलेंगे दुख, करुणा, प्यार और अकेलापन भी। बच्चे उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ छुपकर बची रह गई चांदनी सब समेट लेगी चुपके से और रात में लेकर चली जाएगी चांद के पास। बहुत रो चुका चांद तब मुस्कुराएगा, बहुत रो चुका चांद तब मुस्कुराएगा। और बहुत ही संवेदनशील कविता है ये। और इस कविता में एक छोटा सा सफिक्स जुड़ा हुआ है जो जिसका इस कविता से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से है। और आखिरी निवेदन, मरने के बाद मेरी मूर्ति नहीं बनाना, मरने के बाद मेरी मूर्ति नहीं बनाना, कभी न कभी कोई उसे तोड़ देगा। मरने के बाद। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी, बहुत संवेदनशील कविता। लेकिन अब आप इस अवसाद से बाहर निकलें और दुनिया को, पाठकों को, दर्शकों को अपनी उम्मीद भरी कविताओं से एक नई ऊर्जा दें। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपने अपनी कविता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अवसर दिया और इस नए संग्रह पर बातचीत करने का। बहुत शुक्रिया।